नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम योग और जीवन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं, बीमारियों को अपने से कोसों दूर रखना चाहते हैं, तो योग को तो आपको अपनाना ही पड़ेगा। और कहा यह जाता है ना कि योगा से ही होगा। और दर्शकों, आज हम बातचीत करने वाले हैं त्रिदोष में योग किस प्रकार से कार्य करता है। जी हाँ, जब हम त्रिदोष की बात करते हैं, हम बात करते हैं वाक पित्त कफ, और जिससे शायद आप में और हम सब जूझ भी रहे होंगे। तो आज हम जानने वाले हैं कि त्रिदोष निवारण में योग कैसे एक अहम भूमिका निभाता है। और इस विषय पे और जानकारी देने के लिए और हमें योगा करके दिखाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद एक खास मेहमान। मेरे साथ मौजूद हैं विनोद कुमार शर्मा जी, जो कि योग प्रशिक्षक हैं और योग आचार्य हैं। आइए इनका स्वागत करते हैं। सर, कार्यक्रम योग और जीवन में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, आज हम त्रिदोष के बारे में आपसे जानने वाले हैं, वाक पित्त कफ के बारे में आपसे जानने वाले हैं। और मुझे लगता है वाक पित्त कफ की जब हम बात करते हैं, हमारे दर्शक भी एग्री करते हैं कि कभी ना कभी हम सब लोग इस चीज़ से गुजरते हैं। कई लोग सीजनली भी इससे इफेक्ट होते हैं। तो सर, ये त्रिदोष है क्या और क्यों ये हमें इतना इफेक्ट करता है? जी, जब भी देखिए हम योगाभ्यास की बात करते हैं, सबसे आरंभ में हम आज का हमारा जो सत्र है, हम मंत्रोच्चारण से आरंभ करेंगे। तो आइए हम मंत्रोच्चारण आरंभ करते हैं। जी। सबसे पहले हम आंखें बंद करके मंत्रोच्चारण करेंगे, ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो जब भी हम योगाभ्यास करते हैं तो इस प्रकार से मंत्रोच्चारण के साथ हम आरंभ करते हैं। और जैसे आपने बात की त्रिदोष, हम योगाभ्यास से किस प्रकार से हम त्रिदोष का निवारण कर सकते हैं। देखिए, जो आयुर्वेद में एक स्वस्थ व्यक्ति की जो परिभाषा है, उसमें कहा गया है समदोष समाग्निश सम धातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थित्यभिधीयते। जब हमारे शरीर के तीनों दोष वात पित्त कफ यह सम अवस्था में हो, जो हमारे शरीर में पांच प्रकार की अग्नियां है वह भी सम हो, और हमारे 7 प्रकार की धातुएं सम हो, और हमारी मल क्रिया भी सम हो, और प्रसन्न आत्मीय इंद्र मन हमारी आत्मा संतुष्ट हो, और इंद्रिय और मन भी जब प्रसन्न हो तो वह व्यक्ति स्वस्थ कहा जाता है। तो वात पित्त कफ की जब बात हम करते हैं तो योगाभ्यास से हम वात पित्त कफ तीनों को संतुलित कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी हम सुबह उठते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कफ प्रकृति ज़्यादा होती है, मध्याह्न के समय पित्त प्रकृति अधिक होती है, और सायंकाल में वात प्रकृति अधिक होती है। पर विनोद जी, क्या ऐसा भी होता है कि एज ग्रुप की जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि कई बार जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनका पित्त बढ़ जाता है या उनको वाक बढ़ जाता है, क्या एज से भी इन चीज़ों से, अगर मैं कहूँ कि इसमें बढ़ोतरी होती है या घटान होता है? जी, देखिए, बाल्यकाल में क्या है कि जब भी बच्चा होता है तो उसके अंदर कफ प्रकृति ज़्यादा होती है। छोटे बच्चे गोल मटोल होते हैं, और युवावस्था में बच्चों में पित्त प्रकृति अधिक होती है। इससे त्वचा के रोग होते हैं अनेक प्रकार के, और क्रोधावेश होता है, कील मुहासे आते हैं। तो यह पित्त के कुपित होने के लक्षण हैं। और जब वृद्धावस्था में वात रोग अधिक होते हैं और जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती है। तो आइए आज का हम योगाभ्यास आरंभ करते हैं। जब भी हम योगाभ्यास करते हैं तो हमें अगर हम बॉडी को अपना वार्म अप करना चाहते हैं तो योग में एक इंजन दौड़ करके क्रिया है, उसका हम अभ्यास करेंगे। तो देखिए, इंजन दौड़ के लिए हमें दौड़ना है, और आवाज हमारे जो नासारंध्र से, नासिका से आवाज आएगी, इंजन के दौड़ने की आवाज आएगी। और ध्यान रखना है, जब भी हमारा राइट लेग उठेगी तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो आगे की तरफ जाएगा। तो हम आरंभ करेंगे। इस प्रकार से हम कुछ क्षण, कुछ सेकंड या कुछ मिनट इंजन दौड़ का अभ्यास करने के बाद हम, जैसे हमने बात की कि वृद्धावस्था में वात रोग बढ़ जाता है। तो वात रोग में जितने भी हमारे बुजुर्ग होते हैं या कई बार युवाओं में भी वात रोग देखा जाता है, तो उसमें हमारे जॉइंट्स में
दर्द होनी शुरू होती है। जी, और अक्सर हम बुजुर्गों को देखते हैं कि उनको घुटने की दर्द की शिकायत वो करते हैं, कमर दर्द की शिकायत वो करते हैं, और कई लोगों को उंगलियों में भी शिकायत होती है जहाँ पे भी जॉइंट्स होते हैं। जी, तो जी बताइए उनके लिए क्या योगासन रहेगा? देखिए योग में कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हैं जो क्योंकि जो वात रोग है, गठिया रोग है, वो हमारे जॉइंट्स में इकट्ठा होता है, तो हमें जॉइंट्स की प्रॉपर मूवमेंट करनी है। तो इसके लिए हम पूरे शरीर के जॉइंट्स जितने भी हैं उनकी रोटेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम नेक रोटेशन करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, क्लॉकवाइज, बैकवर्ड, और सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड करना है। इसमें ध्यान रखना है जितने राउंड हम क्लॉकवाइज लगाएंगे उतने ही राउंड हमें एंटी क्लॉकवाइज लगाना है। जी, अगर विनोद जी कई लोगों को हम देखते हैं कि उनको वर्टिगो की थोड़ी समस्या होती है, चक्कर आने की, तो उनको क्या थोड़ा स्पीड कम करके करें इसको? जी देखिए, स्पीड भी कम करनी है और आंखें खुली रखनी है जिससे इस प्रकार के दिक्कत ना हो। और एक इसमें सावधानी जो है, क्योंकि जब भी हम योगाभ्यास करते हैं तो हमें सावधानी पर ध्यान देना होगा। जिन लोगों को सर्वाइकल की दिक्कत है, गर्दन में दिक्कत है, वो पीछे की तरफ अपने गर्दन को रोटेट करें, आगे की तरफ उन्हें रोटेशन नहीं करना है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और जो हमारे भाई बहन जो कंप्यूटर पर अधिक देर तक काम करते हैं उनके लिए भी यह काफ़ी उपयुक्त है। इसके बाद हम अपने नेक को बेंड करेंगे राइट साइड, सांस भरते हुए बेंड करना, फिर वापस सांस छोड़ते हुए वापस लेफ्ट साइड, फिर वापस इनहेल राइट साइड, एक्सहेल सेंटर, और राइट साइड ट्विस्ट करना है, इनहेल और सांस छोड़ते हुए वापस लेफ्ट साइड, इनहेल और वापस आए। इसके बाद हमें शोल्डर ज्वाइंट रोटेशन करना है। तो आइए अपने दोनों हाथों की स्थिति अपने कंधों पर ले जाएं और पूरा सा एक सर्कल बनाते हुए हमें क्लॉकवाइज 1 2 ऊपर ले जाते हुए सांस भरना है जी, और नीचे छोड़ते हुए सांस छोड़ना है। और हमें एक और जो बात ध्यान रखनी है, वात रोग के लिए ये काफी लाभदायक है, क्योंकि हमारे जो जोड़ हैं इसमें वात संचित होता है। यदि हम ये अभ्यास करते रहेंगे तो हमारा वात रोग दूर होगा। जी, और काफ़ी हद तक मुझे ये लगता है कि ये बहुत इजी और बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। जो भी दर्शक अभी देख रहे हैं, आप इजीली घर में इन एक्सरसाइजेज को कर सकते हैं। जी, किसी अगर भी आपको कोई क्रॉनिक एलिमेंट भी है, किसी भी एज के जो व्यक्ति हैं, वो इजीली इन एक्सरसाइजेज को कर लेंगे। जी, फिर दूसरी तरफ से भी हमें यह अभ्यास करना है। इस प्रकार से हम जितने क्लॉकवाइज करेंगे उतने ही एंटी क्लॉकवाइज इस अभ्यास को करेंगे वापस। और इसके बाद हमें जो कुछ हमारे हाथों के जोड़ है, उंगलियों के जोड़ हैं, इन्हें भी हमें प्रॉपर मोमेंट देनी है। जी, वात रोग में काफ़ी यह लाभदायक है। और हम वृद्धावस्था में जो उंगलियों में दर्द होती है, कलाइयों में दर्द होती है, उसके लिए काफ़ी लाभदायक है। क्या हमारे बड़े बुजुर्ग, जब हम सीनियर सिटीजन की बात करते हैं, क्या वो चेयर पे बैठ के या स्टूल पे बैठ के भी? जी बिल्कुल, यह बैठ के भी किया जा सकता है और चेयर पे पालथी मारकर भी बैठ सकते हैं और चेयर पर बैठकर भी इन सूक्ष्म क्रियाओं को किया जा सकता है। इसके बाद हम मुट्ठी बांधकर दोनों कलाइयों को आपस में जोड़ेंगे और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कम से कम 5 बार हम इस अभ्यास को नित्य प्रति करें। एक हमें जो ध्यान देने वाली बात है, जब भी हम योगाभ्यास करें तो हमारे किसी भी प्रकार का शौच का कोई वेग है तो हमें शौच आदि क्रिया जाने के बाद ही हमें यह अभ्यास हमें सुबह करने हैं, खाना खाने से पहले। और सुबह हम हल्का पानी, हम 1-2 गिलास हम पानी पी सकते हैं। जी, इस प्रकार से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करने के बाद फिर हमें वापस आना है। इसके बाद हम जो हमारे पाँव के जॉइंट्स हैं, इन पर भी हमें ध्यान देना है। एंकल जो ये हमारे एडी के जॉइंट है,
1 2 3 4 5. Opposite side 1 2 3 4 5. अब दूसरे पाँव से 1 2 3 4 5. Opposite 1 2 3 4 5. एडी में यदि वात रोग संचित है तो उसके निवारण के लिए काफी उपयोगी है जी। अब और हमें इनकी रेपिटेशंस की अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि कितने सेट इसके करने चाहिए, कितने मिनट के लिए आपको ये एक्सरसाइज करनी है? जी देखिए, प्रतिदिन हम अभ्यास करते हैं तो 5-5 हम सेट अगर करते हैं तो यह काफ़ी उपयुक्त होता है जी। इसके बाद हमारे जो घुटनों का जॉइंट्स हैं उसके लिए कुर्सी आसन है। हमें दोनों हाथ आगे की तरफ ले जाने हैं और हमें जिस प्रकार से हम कुर्सी पर बैठते हैं उस प्रकार बैठना है। कुछ सेकंड हमें रुकना है और फिर वापस। इस प्रकार हम 4 से 5 बार इस अभ्यास को कर सकते हैं। और जितने हमारे शरीर का सामर्थ्य हो हम उसी प्रकार से उतना ही अभ्यास करें। ऐसा नहीं है कि हम अधिक अभ्यास करें, जितना हम आराम से कर सकते हैं उतना हम अभ्यास करें। और मुझे लगता है काफ़ी जॉइंट्स आपके मूव करेंगे, क्योंकि जो दर्शक देख भी रहे होंगे, जैसे हम भी विनोद जी के साथ कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि जॉइंट्स में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आपको महसूस होती है। जी बिल्कुल। और इसके बाद एक कटी चक्रासन है जी। हमारे पित्त को एक्टिवेट करने के लिए, जिनको कब्ज की शिकायत रहती है या जिनका पित्त हमारा अगर मंद है तो उसको एक्टिवेट करने के लिए यह काफ़ी बढ़िया आसन है कटी चक्रासन जी। तो दोनों हाथ आगे की अवस्था में लाएं सामने की तरफ और ध्यान रखें पाँव में लगभग 1 फीट के आसपास का फासला हो और हमें राइट साइड पीछे की तरफ हमें घूमना है। सांस भरते हुए पीछे होल्ड करना है अपने ब्रीथ को, वापस। कटी चक्रासन है हमारी कमर पर, इसका बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ता है। कफ दोष को भी दूर करता है, पित्त को एक्टिवेट करता है और वात रोग में भी काफी लाभदायक है। विनोद जी, क्या लाइफस्टाइल की वजह से भी वात, पित्त और कफ बढ़ रहा है कि हम इतनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम योगा नहीं कर रहे, हमारे जीवन में बहुत स्ट्रेस है? जी देखिए, जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें आज के समय में काफ़ी परिवर्तन है, क्योंकि सबसे पहले हमारे लाइफस्टाइल में सुबह प्रातः काल का भ्रमण काफ़ी उपयोगी बताया गया है। यदि हम सुबह के समय प्रतिदिन भ्रमण करते हैं, आधा 20-25 मिनट या आधा घंटा भ्रमण करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक रहता है। तो आजकल के लाइफस्टाइल में हमारा ये भ्रमण छूट गया है या कम हो गया है, इसलिए प्रातःकाल भ्रमण आवश्यक है और उसके बाद हम यदि 20-25 मिनट भी योगाभ्यास करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी उपयुक्त है। जी। और अगला योगासन क्या रहेगा? जी देखिए, इसके बाद हमारा एक पादहस्त आसन है और इसके लिए हमें जिन भाइयों को, जिन माताओं बहनों को, बुजुर्गों को पीठ में दर्द हो वो उसका अभ्यास ना करें। तो आइए आरंभ करते हैं। पादहस्त आसन के लिए अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ ले जाएं और धीरे से आगे की तरफ झुकें और अपने हाथों को अपने पाँव के साथ लाएं। जितना भी हो सकता है आप झुकें, पर पीठ दर्द हो, कमर में दर्द हो तो वह इस आसन को ना करें जी। और यथासंभव जितना कर सकते हैं उतना अभ्यास करें। पित्त अगर हमारा मंद है, जठराग्नि मंद है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए काफ़ी अच्छा आसन है और वात रोग में भी यह लाभदायक है। जी। धीरे से हमें वापस आना है और जब भी हम आसन करते हैं तो हमें एक बात अन्य जो हमें ध्यान रखनी होगी, हमें जितने भी आसन करने हैं उसका काउंटर पोज भी करना है। जैसे हमने पादहस्त आसन का अभ्यास किया तो इसके बाद हम अभ्यास करेंगे अर्धचंद्रासन का। अर्धचंद्रासन के लिए हमें अपने शरीर को पीछे की तरफ बेंड करना है। तो आइए अर्धचंद्रासन का अभ्यास करते हैं। जितना भी आसानी से आप कर पाए जी उतना ही अभ्यास करना है। यह हमारा पादहस्त आसन का काउंटर पोज है। तो इस प्रकार यदि हम नित्य प्रति 2-2 बार भी यह अभ्यास करते हैं, पादहस्त आसन का अभ्यास और
अर्धचंद्रासन का तो अभ्यास। विनोद जी, अगर आपके पित्त बढ़ी हुई है तो क्या सिम्टम्स रहते हैं, क्या निशानियां रहती हैं, कैसे हम पहचानें कि हमारा पित्त बढ़ा है, कि वाक बढ़ा है या कफ बढ़ा है? जी देखिए, आपने पित्त की बात की, तो यदि पित्त हमारा बड़ा है तो जैसे त्वचा के रोग होना, कील मुहासे होना और अत्यधिक भूख लगना, तो यह पित्त के बड़े होने, अधिक होने के लक्षण हैं। तो देखिए, जब पित्त बढ़ता है तो उसके लिए शांत करने के लिए आसन का महत्व कम रहता है, और उस केस में हम प्राणायाम से अपने पित्त को शांत करते हैं। परंतु अगर हमारे पित्त मंद है तो हमें कुछ आसन हैं, उन आसनों का अभ्यास करना होता है। जी, तो अगला योगासन हमारे दर्शकों के लिए आप क्या बताने वाले हैं? देखिए, अगला योगासन का अभ्यास हम करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। हमें शरीर को ताड़ना है, ऊपर की तरफ खींचना है। तो आइए अभ्यास करते हैं ताड़ासन का अभ्यास। दोनों हाथ अपने साइड से ऊपर उठाएं आसमान की तरफ, और दोनों उंगलियों को आपस में ग्रिप करें, उंगलियों की अवस्था आसमान की तरफ, और अपने शरीर को अपने पंजों पर उठाना है, शरीर को आसमान की तरफ ले जाना है। देखिए, इस आसन में हमारा पूरा जो बॉडी का बैलेंस है वो पंजों पर होगा, और स्थिति बिल्कुल आसमान की तरफ, दृष्टि बिल्कुल सामने। यह तीनों दोषों का नाश करने वाला आसन है। हमारे पित्त को भी एक्टिवेट करता है, और कफ को भी शांत करता है, और वायु रोग का भी निवारण करता है। तो हमें जितनी यथासंभव हम होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करें, और फिर धीरे से हमें वापस आना है, और कम से कम हमें 2 बार इस आसन का अभ्यास नित्य प्रति करना है। जी, क्या हाइट बढ़ाने के लिए भी ये आसन कामयाब हो सकता है? हाइट बढ़ाने के लिए भी हम इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। देखिए, योगाभ्यास एक आयुर्वेदिक औषधि की तरह ही है। हम आसन तो हम एक करते हैं, पर हमें लाभ, अनेक प्रकार के लाभ हमें मिलते हैं। देखिए, हम जैसे आपने बात की कि हमें हाइट बढ़ाने के लिए इस आसन का उपयोग करना है, तो एक जैसे छोटे बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए आसन जरूरी है, वैसे ही ध्यान के लिए भी आसनों की बहुत आवश्यकता रहती है। तो हमारा एक वृक्ष आसन है जो कि बच्चों में ध्यान के लिए काफी उपयोगी है। तो अगला अभ्यास में हम वृक्ष आसन का अभ्यास करते हैं। तो वृक्ष आसन के लिए हमें सबसे पहले हम अपना राइट जो हमारा पाँव है उसे अपने थाइज पर लाएंगे, और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाके आसमान में नमस्कार मुद्रा में। देखिए, ये आसन ध्यान के लिए काफी उपयोगी है, और वात पित्त कफ तीनों दोषों को नाश करने वाला है। और हमें अपना ध्यान अपने पंजों पर रखना है, क्योंकि हमारा जो बैलेंस है वो पंजे की तरफ से ही बना होता है। जी, और मुझे लगता है कि काफी हद तक जो बिगिनर्स हैं उनको थोड़ी दिक्कत होने वाली है, पर अगर वो 2-3 बार ट्राई करेंगे तो हो जाता है। बच्चों के लिए काफी उपयोगी है, और धीरे से हम वापस आएंगे, और यही अभ्यास हम जैसे हमने राइट लेग को फोल्ड किया, थाइज पर रखा, अब हम लेफ्ट की तरफ से भी हम इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। यथासंभव जितना आप कर सकते हैं। इस आसन में दृष्टि सामने की तरफ, और हमारा ध्यान जो है हमारा पंजे पर रहेगा, ताकि क्योंकि हमारा बैलेंस हमारा पंजे पर है। तो यह वृक्ष आसन का अभ्यास है। छोटे बच्चों के लिए ध्यान के लिए काफी उपयोगी यह आसन है। जी, और त्रिदोषों के नाश के लिए हम गरुड़ासन का भी अभ्यास करते हैं, और हमारे छोटे बच्चों के लिए भी गरुड़ासन काफी उपयोगी है। इसमें हम अपने टांगों को आपस में बांधकर हाथों की स्थिति जिस प्रकार से गरुड़ का पाश होता है, सांप आपस में लिपट जाते हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर की पोजीशन रहती है। तो ये कुछ आसन थे जो हम खड़े होकर कर सकते हैं, और तीनों दोषों के नाश के लिए उपयोगी है। जी, विनोद जी, डाइट की अगर हम बात करें कि किस प्रकार का भोजन हमें लेना चाहिए, अगर हम त्रिदोष से ग्रसित हैं, तो भोजन कैसा होना चाहिए अमूमन? जी देखिए, श्रीमद् भगवत गीता में एक बहुत ही सुंदर बात कही गई है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। यानी कि हमारा आहार और विहार युक्त होना चाहिए। हमें ना कम खाना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, और ना बहुत कम सोना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा सोना चाहिए। और हमारा युक्त विहारस्य,
हमारा जो चलना फिरना है वह भी युक्त होना चाहिए। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्मों में चेष्टा भी हमारी युक्त ही होनी चाहिए, तभी योगो भवति दुःखा। फिर हमें योग जो है वो रोगों के निवारण में लाभ देता है। तो देखिए हमारा खाना पीना बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। और जैसे जिन लोगों को वात रोग अधिक है वो खाने में, जैसे हम शाम को कई बार हम चावल खाते हैं तो हमें चावल का परहेज करना पड़ेगा, या राजमा कम से कम क्वांटिटी, जिन लोगों को वात रोग है। और अरबी है, इस प्रकार के जो पदार्थ है उनका हमें सेवन कम से कम करना चाहिए। और खाने में जैसे मूंग की दाल है, लौकी है, हरी सब्जियां हैं, इनका इंटेक हम ज़्यादा कर सकते हैं, तो इससे हमारा वात रोग दूर होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। देखिए जठराग्नि का हमारा जो संबंध है वो तीनों दोषों के साथ है। अगर हमारी जठराग्नि यानी कि पित्त अगर बिल्कुल बैलेंस है तो एक तो हमें कफ रोग से भी निवृत्ति होती है और वायु भी संचित नहीं होता है। क्योंकि जब हमारे जो हमने 7 धातुओं की बात की है, 7 धातुओं में हमारा जो रस होता है, सबसे पहले रस, भोजन से रस बनता है, रस से रक्त बनने की क्रिया में हमारा पित्त बैलेंस होना चाहिए। पित्त अगर बैलेंस होगा तो हमारा रस ना तो बहुत ज़्यादा पक जाएगा, ज़्यादा अगर पकता है तो उसे रक्तवात कहा जाता है, और यदि कम रहता है तो वह आमवात कहलाता है और गठिया रोग बनता है। तो देखिए इन्हीं रोगों के लिए हम आज योगाभ्यास कर रहे हैं। तो कुछ हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का भी आज अभ्यास करते हैं। तो और सर जब हम बैठने की बात कर रहे हैं, और अक्सर अमूमन ये देखा जाता है कि कुछ जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, कुछ जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको बैठने में दिक्कत हो जाती है, और तो क्या वो कुर्सी पे बैठ के भी इन आसनों को कर सकते हैं? जी देखिए कुछ आसन तो ऐसे हैं जो कुर्सी पर बैठकर किए जा सकते हैं। जिन लोगों को एक्यूट समस्या हो जॉइंट्स की, वो तो परहेज करें, वो बैठकर किए जाने वाले आसन ना करें, परंतु जो लोग बैठ सकते हैं वो बैठकर किए जाने वाले आसन का भी अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए दर्शकों देखते हैं बैठकर किस प्रकार से आसन किए जाते हैं, और जो व्यक्ति नीचे नहीं बैठ सकते वो अपनी कुर्सी पे भी बैठते हैं। तो आइए सर बैठ के बताइए कि किस प्रकार से योगासन किए जाते हैं। हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे। तो वज्रासन के अभ्यास के लिए हम सबसे पहले अपने दोनों टांगों को आगे की तरफ फैलाएंगे, और इस प्रकार से सबसे पहले हम राइट लेग फोल्ड करेंगे और अपने हिप के नीचे रखेंगे। इस प्रकार से दोनों हमारे जो अवस्था है, दोनों एड़ियां हैं वो बिल्कुल हिप के नीचे, और दोनों हथेलियां और जो दोनों हथेलियां हैं वो इस प्रकार से हमारे थाइज पर, कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधी। तो यह वज्रासन कहलाता है। एक यह योगाभ्यास में योग की श्रेणी में, आसनों की श्रेणी में यही एक आसन है जिसको हम भोजन के बाद भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। माताएं, गर्भवती महिलाएं भी इसका अभ्यास कर सकती हैं, और जिन माताओं बहनों को मासिक धर्म की अवधि हो वो भी इस आसन का अभ्यास कर सकती हैं। तो बहुत बढ़िया आसन है और त्रिदोष का नाश करता है। वात, पित्त, कफ में तीनों में यह लाभदायक है। तो इसी में, इस आसन में बैठे बैठे ही हम उष्ट्रासन का अभ्यास करते हैं। उष्ट्रासन के लिए हमें अपने जॉइंट्स पर इस प्रकार से हमें खड़े होना है, और सबसे पहले हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास। अपने दोनों हाथों को पीठ पर रखेंगे और अपने शरीर को पीछे की तरफ ले जाएंगे। देखिए जिनको वात रोग की समस्या अधिक है और कब्ज की समस्या अधिक है, वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। धीरे से वापस आएंगे। तो यह अर्ध उष्ट्रासन है, और इससे हमारा जठराग्नि प्रदीप्त होती है, और हमारा जो पेट की समस्याएं हैं वो दूर होती है, और वायु रोग दूर होता है। तो इसके साथ ही हम पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास भी करेंगे। पुनः हम अपने जंघाओं पर इस प्रकार से खड़े होकर, और अपने दोनों हाथों से हम अपने दोनों एड़ियों को स्पर्श करेंगे। यह हमारा उष्ट्रासन का अभ्यास है। यह भी हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करके वात, पित्त और कफ दोषों का निवारण करता है। इसके बाद जो हमारा अगला अभ्यास है वो है मंडूकासन का अभ्यास। मंडूकासन के लिए जिन भी
हमारे साधकों को पेट से संबंधित समस्या रहती है वो इस आसन का अभ्यास करेंगे। हमने अपने दोनों मुट्ठियों को बंद करना है और नाभि के बगल में रखकर आगे की तरफ झुकना है। मंडूकासन। यह आसन जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। आगे की तरफ हमें झुकना है और जितने देर हम रुक पाए। इस आसन में सावधानी यह है कि जब भी हम मंडूकासन का अभ्यास करें तो यदि पेट में कोई भी सर्जरी हुई हो तो कम से कम 6-8 महीने से पहले हम इस आसन का अभ्यास ना करें। और यदि अल्सर हो या कोई एक्यूट बीमारी हो तब अभी हम या तो डॉक्टर की सलाह लें या हमें इस आसन को नहीं करना है। जी विनोद जी, कई बार ये होता है कि जब हम बात करते हैं समय की, अक्सर कहा ही जाता है कि जो योगासन है वो सुबह के समय आपको करने चाहिए, पर अगर लोगों की आप देखते हैं कि लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा हेक्टिक है, अगर समय नहीं मिलता तो क्या शाम के समय भी आप कर सकते हैं योगासन? जी देखिए, वैसे तो सुबह का समय हम शौच आदि जाने के बाद हम अभ्यास करें। यदि सुबह के समय हमें वक्त नहीं लगता है क्योंकि कामकाजी महिलाएं हैं, हमारे भाइयों को भी कहीं रोजगार के लिए जाना पड़ता है, तो हम योगाभ्यास शाम के समय भी कर सकते हैं। परंतु हमें ध्यान रखना है कि खाना खाने के लगभग 3-4 घंटे बाद, और जैसे यदि हमने दिन में लंच किया है तो शाम के खाने से पहले हम योगाभ्यास करें और योगाभ्यास करने के बाद हम कम से कम आधे घंटे का विश्राम देकर ही फिर भोजन करें। इस प्रकार से हमें नित्य प्रति यदि हम योग करते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। जी, तो अगला योगासन क्या आप हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे? जी देखिए, अगला अभ्यास हम इसी आसन में वज्रासन में बैठकर ही शशांक आसन का अभ्यास करेंगे। खासकर यह हमारी माताओं बहनों के लिए भी लाभकारी है और वात रोग के लिए भी काफी लाभदायक है। तो हमें अपने हिप को जमीन पर रखना है और अब हमारे एड़ियां बिल्कुल साइड में। हमें कोशिश करना है कि हम जितना बैठ पाएं जमीन पर, अपने हिप को जमीन पर रखना है और हमें अपने भुजाओं को, अपने हाथों को आसमान की तरफ ले जाके हमें आगे की तरफ हमें झुकना है और दोनों हथेलियों को जमीन पर स्पर्श करते हुए आगे जाना है। तो वात रोग में यह काफी लाभदायक है और यह जठराग्नि को भी प्रदीप्त करता है। और माताएं बहनें जिनको मासिक धर्म से संबंधित समस्या हो उनके लिए यह काफी लाभदायक माना जाता है। तो हम 2 से 3 बार दिन में प्रतिदिन इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो यह हमारा शशांक आसन है। जी, और अब जब हम कपालभाति की बात करते हैं या हम अनुलोम विलोम की बात करते हैं, क्या वो भी हम इसके साथ कर सकते हैं? जी देखिए, जब भी हम वज्रासन में बैठते हैं, क्योंकि वज्रासन ध्यानात्मक आसन भी है, तो इस आसन में बैठकर हम प्राणायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं। तो प्राणायाम में क्योंकि तीनों दोषों के लिए प्राणायाम भी काफी लाभदायक है, तो प्राणायाम में सबसे पहले हम करते हैं अभ्यास अनुलोम विलोम का। तो देखिए साधकों, दर्शकों, जब भी हम आरंभ करते हैं तो हमें इस प्रकार से प्राणायाम मुद्रा बनानी है। यानी कि 2 जो हमारी फिंगर है उन्हें फोल्ड करना है, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, और हमें इस प्रकार से पोजीशन बना के हमें लेफ्ट से इनहेल करना है। इनहेल करके फिर हमें दोनों नॉस्ट्रल बंद करने हैं जी, और राइट से एक्सहेल करना है। फिर राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। इस प्रकार से यदि हम 10 राउंड करते हैं तो तीनों दोषों का शमन यह अनुलोम विलोम प्राणायाम है ये करता है। फिर इसके साथ हम कपालभाति, जिनकी मंदाग्नि रहती है, वो कपालभाति का अभ्यास करें। कपालभाति एक बार देखिए। इस प्रकार से कपालभाति के अभ्यास से हम स्वस्थ रह सकते हैं। जी, और विनोद जी, आज सुबह सुबह आपने हमें बहुत सारे योगासन बताए, और ख़ासकर जब हम त्रिदोष की बात करते हैं, हम वाक पित्त कफ की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक हैं जो शायद इससे पीड़ित हैं, और विनोद जी ने बताया कि किस प्रकार से योगासन करके आप त्रिदोष से मुक्ति पा सकते हैं, एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल भी अपना सकते हैं। विनोद जी, कार्यक्रम योग और जीवन में आप आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।